नमस्ते छात्रों, आज हम एनसीईआरटी अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के सिद्धांत भाग 6 एनसीईआरटी अनुभाग 1.4 से लेकर 1.4.2 का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अस्वीकरण। आज का सीखने का उद्देश्य इस व्याख्यान के बाद आप समझ पाएंगे उन कारकों को जो पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। हम इनको एक एक करके समझेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के अनुसार शामिल किए जाने वाले अनुभाग हैं, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे 1.4 अनुभाग, जो कि है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकती है। दूसरा अनुभाग है 1.4.1, जो कि तापमान में परिवर्तन का प्रभाव। उसके बाद हम देखेंगे अनुभाग 1.4.2, जो कि है दबाव में परिवर्तन का प्रभाव। पाठ्यनिध प्रश्न 1, उसके बाद पाठ्यनिध प्रश्न 2, पाठ्यनिध प्रश्न 3 एंड लास्ट में हम करेंगे पाठ्यनिध प्रश्न 4। चलिए देखते हैं सबसे पहला अनुभाग 1.4। इसमें हम समझते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था कैसे कैसे बदल सकता है, किस प्रकार बदल सकता है, किन कारकों के द्वारा। जैसे हम यहाँ में देख सकते हैं तापमान और दाब का प्रभाव, यानी कि तापमान और दाब का प्रभाव पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए कैसे प्रभाव करता है। तो हम इसको किसके उदाहरण से समझ सकते हैं? पानी के उदाहरण के साथ हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ठोस से हम द्रव में चेंज कर रहे हैं, देन उसके बाद द्रव से गैस, यानी कि ठोस से द्रव में अवस्था कैसे बदल रही है और द्रव से गैस, और इसका उल्टा भी कि गैस से द्रव और द्रव से ठोस। आइए समझते हैं इनके तापमान और दाब का प्रभाव के द्वारा क्या क्या प्रभाव होंगे पदार्थ की अवस्था में। अगर हम तापमान को परिवर्तित करते हैं, क्या होता है कि आपने एक पदार्थ को तापमान दिया तो उससे क्या उसकी अवस्था में क्या चेंजेस होंगे, क्या परिवर्तन होगा, उसको हम देखते हैं। और दाब को परिवर्तित करना, अगर आपने एक उदाहरण के लिए आप पानी लो, पानी को आपने उसमें आपने उसका दाब बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि उससे वो द्रव से ठोस अवस्था में अवस्था अपनी चेंज कर लेगा। यहाँ पे हम एक चित्र देख सकते हैं जिसमें हमने देखा है कि द्रव से गैस, गैस से ठोस और ठोस से द्रव करने के लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं से जाना पड़ता है। जैसे अगर हम ठोस से द्रव जाते हैं तो हम संलयन होता है, और वहीं द्रव से ठोस में जमना होता है। उसी तरीके से द्रव से गैस अगर हम करते हैं तो हम वाष्पीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप पानी को उबालते हो तो पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो पानी वाष्प में बदल जाता है, यानी कि क्या हुआ, द्रव से गैस में परिवर्तित हो गया। और सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप गैस को द्रव में करते हो तो उस प्रक्रिया को क्या होता है, संघनन बोलते हैं हम। ठोस से गैस होता है तो ऊध्रुपातन, और गैस से ठोस में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो उसको हम ऊध्रुपातन कहते हैं। आइए अब हम इसको नेक्स्ट समझते हैं। इसको तापमान में परिवर्तन का प्रभाव हम क्रियाकलाप 1.12 के से समझते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे कि तापमान के परिवर्तन से कैसे अवस्था बदलती है, बर्फ से जल में तथा जल से भाप में। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी प्रक्रिया कि इनको किन किन चरण में हम करेंगे।
लगभग 150 ग्राम आपको बर्फ लेनी है, उसको एक बीकर में लेना है। उसके बाद आपको एक थर्मामीटर लेना है। थर्मामीटर क्या काम करता है? तापमान को मेज़र करता है, यानी कि उसको बताता है कि इस पदार्थ का क्या तापमान है। तो आपको क्या करना है, एक थर्मामीटर लेना है, उसको लटका देना है। उसका जो बल्ब होता है जहाँ से वो अ, पता लगाता है कि कितना तापमान है, आपको वो बल्ब बर्फ को छुआना है, मतलब वो पूरा उसके अंदर डूबा होना चाहिए। उसके बाद आपको बीकर को धीमी आंच पर गर्म करना है। धीमी आंच पे इसलिए बोला है ताकि एकदम से बर्फ से पानी ना हो, मतलब धीरे 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 आपको देखना है कि कैसे पदार्थ अपनी प्रावस्था बदल रहा है। फिर आपको क्या करना है, तापमान को नोट करना है कि जैसे जब जब बर्फ पिघलना शुरू कर रही है तब आपको तापमान नोट करना है। और उस एक लास्ट में आपको तापमान नोट करना है जब सारी बर्फ पिघलकर जल में बदल जाती है। इस दौरान आप क्या देखते हो कि ठोस से बर्फ क्या है, हमारी ठोस है, तो ठोस से और जब पिघल गई तो पानी बन गया, यानी कि वो हो गया द्रव। तो ठोस से द्रव रूपांतरण के दौरान आपने क्या करा, हर टाइम थोड़े थोड़े तापमान पर उसकी प्रेक्षणों को रिकॉर्ड किया है। जो आपने तापमान देखा कि अच्छा इसका इतना है, वो आपने रिकॉर्ड करा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी प्रक्रिया को, आगे और चरणों को देखते हैं जो शेष रह गए हैं। बीकर की एक कांच की छड़ लेनी है आपको, जो गर्म पानी को में डुबोएंगे हम, ताकि क्या होगा, वो हिलाएंगे हम उससे। हिलाने से क्या होगा, वो मतलब का तापमान एक समान रहेगा हर जगह। और आपको पानी को जब तक उबालना है, जब तक पानी एकदम उबल ना जाए, मतलब लाइक आपको तब तक गर्म करना है बीकर को जब तक पानी उबलने ना लगे। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं, चित्र ए और चित्र बी। आपको चित्र ए में दिख रहा है कि पहले हमने क्या किया है, ये बीकर रखा है, उसमें हमारे बर्फ के कुछ टुकड़े हैं, ये हमारा एक थर्मामीटर है इधर, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक यहाँ पे कांच की छड़ है। कांच की छड़ से हम पानी को हिला रहे हैं, बर्फ के टुकड़ों को, जब वो पिघल के पानी बनेगा तो हम उसको हिला रहे हैं। ये थर्मामीटर, और यहाँ पे एक बर्नर है जो कि गरमाई, मतलब जो गर्म कर रहा है बीकर को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे बर्फ से लेके पानी बन रहा है, और जो यहाँ पे सेकंड बी इमेज जो दी हुई है, इसमें जल है। तो जल से जल वाष्प बन रहा है, यानी कि भाप में चेंज हो रहा है वो। पहले सिर्फ पानी, अब पानी को जब आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, वाष्प ही तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जल से वाष्प में चेंजेस हो रहे हैं। आपको थर्मामीटर की रीडिंग की निगरानी करनी है जब तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाष्पित ना हो जाए, मतलब जितना पानी उसमें से आधे से ज़्यादा पानी अगर वाष्पित हो जाता है तब तक आपको रीडिंग नोट करनी है। द्रव से गैस में रूपांतरण के दौरान जो भी आप चेंजेस देखते हो, या आपको जो दिख रहा है थर्मामीटर में तापमान में परिवर्तन, वो आपको नोट कर लेना है। आइए हम इसी क्रियाकलाप को आगे और समझते हैं। अब हम इसका अवलोकन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान स्थिर रहता है जबकि बर्फ पिघलती है। क्या होता है, जब आपने 0 डिग्री सेल्सियस दिया पे तापमान पे हम है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस अवस्था में जो ऊष्मा हम प्रदान कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा बल्कि पदार्थ की प्रावस्था बदल रही है। तो वो तापमान वो ऊष्मा तापमान को बढ़ाने की जगह प्रावस्था को बदल रही है। तो यानी कि क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान तो स्थिर रहा, पर क्या हुआ, बर्फ पिघल गई, यानी कि ठोस से द्रव में प्रावस्था चेंज हो गई है। अब पिघलने के बाद फिर क्या होगा, अब तो प्रावस्था नहीं बदल रही। अब अगर प्रावस्था नहीं बदल रही तो जो हम ऊष्मा दे रहे हैं उससे क्या होगा, तापमान बढ़ने लगता है।
तो जैसे ही बर्फ ठोस से द्रव में अवस्था चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई है, उससे उसके बाद तापमान बढ़ने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो तापमान स्थिर रहेगा, बट उसके बाद पिघलने के बाद बर्फ के तापमान बढ़ने लगता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका अवलोकन। 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान स्थिर रहता है। उसी तरीके से जब हम पानी को गर्म करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, तो पदार्थ जो द्रव है हमारा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान स्थिर रहता है और उसमें परिवर्तित हो रहा है, अपनी प्रवस्था बदल रहा है। पर जब एक बार वो उबल चुका है पानी, उसके बाद क्या होगा? तापमान बढ़ने लगेगा। वाष्पीकरण के बाद क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है। आइए अब हम इस क्रियाकलाप 1.12 जो कि तापमान परिवर्तनों का अवलोकन करना था बर्फ से जल में तथा जल से भाप में, उसका हम परिणाम देखते हैं कि हमने इस क्रियाकलाप से क्या समझा, इसके क्या परिणाम आए। सबसे पहला पॉइंट है, पदार्थ ठोस से द्रव में अपनी अवस्था बदलता है। एक स्थिर गलनांक तापमान, स्थिर गलनांक को हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या होता है, जब पदार्थ ठोस से द्रव में अपनी अवस्था बदलता है तो एक स्थिर तापमान रहता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, वो अपनी ऊष्मा को प्रवस्था बदलने में लगा देता है, ना कि तापमान बढ़ाने में। उसी तरीके से जब पदार्थ द्रव से गैस में जाता है तो एक स्थिर क्वथनांक तापमान पर अपनी अवस्था बदलता है। तापमान स्थिर रहता है प्रवस्था परिवर्तनों के दौरान, क्योंकि ऊर्जा अवस्था बदलने की उपयोग के लिए की जाती है, ना कि तापमान बढ़ाने के लिए। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अभी तक का सब समझ में आ गया होगा। आगे अब हम देखते हैं कि ठोस पदार्थों का तापमान बढ़ाने से क्या-क्या प्रभाव होंगे, उसकी प्रवस्था पर क्या-क्या परिवर्तन होंगे। आइए देखते हैं। कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है, जो उनके बीच में एक ऊर्जा होती है, दो कण आपस में में वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, मतलब उनके में एक गतिज ऊर्जा होती है, वो तापमान बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ने लगती है। जैसे-जैसे आप तापमान बढ़ाएँगे, उनके बीच की वाइब्रेशंस बढ़ने लगेंगी और उससे क्या होगा, वो तेज़ी से मूव करने लगेंगे। और तेज़ी से जब हम गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो उनके बीच में कंपन बहुत तेज़ी से होने लगती है। ज़्यादा ऊष्मा देने से उनके बीच के आकर्षण बल क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, तो ऊर्जा कणों को अधिक हिलाने में मदद मिलती है, तो यह ऊर्जा उन बलों को तोड़ने में मदद करती है। जैसे हमने अगर बर्फ़ को हमने गर्म किया, तो बर्फ़ में पदार्थ के अंदर जो अंतराण्विक बंध थे, वो गर्म करने पर कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। और इस तरीके से कण स्वतंत्र रूप से चलने लगते हैं और ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। अब हम समझते हैं गलनांक को। गलनांक एक वह तापमान है जो न्यूनतम तापमान होता है जहां पर ठोस पिघलता है वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि आपका प्रेशर रहेगा 1 एटीएम। दाब जो होता है हमारा प्रेशर, वो रहेगा 1 एटीएम, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर पर जो तापमान हमें चाहिए एक ठोस से द्रव को पिघलाने के लिए, उस तापमान को हम बोलते हैं गलनांक। और वो मिनिमम ज़्यादा आप दोगे तापमान तो पिघल ही जाएगी, बट एक न्यूनतम तापमान जिसपे ठोस से द्रव में प्रवस्था परिवर्तित होती है, उस तापमान को हम बोलते हैं गलनांक। इससे क्या होता है, ये आकर्षण बलों की प्रबलता को दिखाता है। ये गलनांक पॉइंट क्या दिखाता है हमें, कि आकर्षक बल कितने कमजोर हो गए हैं इस टेम्परेचर पर, इस तापमान पर। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप केल्विन में कह सकते हैं 273.15, जहां पर एक बर्फ पानी में बदल जाती है।
गलन को हम संलयन भी कहते हैं। संलयन का मतलब होता है कि वो अपने बिखरना, इंग्लिश में हम इसको फ्यूजन कहते हैं, मतलब बिखर जाना, टूट जाना। तो जब ठोस से वो द्रव में हुआ है परिवर्तित, तो उसमें क्या हुआ, अपना ब्रेक हो गया है, वो मतलब टूट चुका है। तो गलन को हम एक संलयन भी कहते हैं। गलने के दौरान हम क्या-क्या देखते हैं कि क्या-क्या चेंजेस, परिवर्तन हो रहे हैं? तापमान स्थिर रहता है। आपने देखा होगा जब बर्फ पिघल रही है उस समय पर तापमान स्थिर रहता है, उसके बाद पिघलने के बाद तापमान बढ़ने लगता है। और ये ऊष्मा, जिस समय हम बर्फ पिघलकर द्रव बन रही है, यानी कि हम कहते हैं ठोस पदार्थ द्रव में बदल रहा है, उस टाइम ऊर्जा जो लग रही है, उस ऊर्जा को हम ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। और ये क्या करता है, ये तापमान को नहीं बढ़ा रहा है, उसके आकर्षण बलों को कमजोर करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, अवशोषित ऊष्मा या फिर गुप्त ऊष्मा। इसको हम कहते हैं अवशोषित ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि ये किस लिए, मतलब इसका तापमान हमने बढ़ते हुए देखा नहीं, पर कहीं तो ये ऊर्जा गई है ना, कि मतलब आपने गर्म किया तो ऊष्मा तो आप दे रहे हो, पर आपको वैसे तापमान में अंतर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये गुप्त ऊष्मा है, यानी कि वो प्रावस्था बदलने के लिए यूज की गई है। अवशोषित ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी पदार्थ के तापमान में बिना कोई परिवर्तन करे उसकी अवस्था बदलने के लिए आवश्यक होती है, जैसे ठोस से द्रव में। या हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। यही मैंने आपको बताया। गलन की गुप्त ऊष्मा को हम क्या कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती ऊर्जा को हम बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। आइए अब हम पढ़ते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी। इस समय क्या होता है, कणों में में जो ऊर्जा होती है, इस तापमान पर पानी के कणों में समान तापमान वाली ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ऊष्मा कणों की गति बढ़ाते हैं। ऊष्मा के कारण कणों की क्या होती है, गति बढ़ जाती है। यह एक विशिष्ट तापमान है। विशिष्ट मतलब एक फिक्स टेम्परेचर है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं इसका क्वथनांक। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव्य वायुमंडलीय दबाव पर उबलता है। मतलब जब आप एक 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जिस उस टेम उस प्रेशर पर। आइए अब हम समझते हैं क्वथनांक। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलता है। और इसमें क्या होता है, क्वथन में द्रव के कण क्या होते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। पानी का क्वथनांक 373 केल्विन या फिर हम कह सकते हैं सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक फिक्स तापमान है जिस पर पानी उबलता है। 373 केल्विन पर भाप। आइए चर्चा करते हैं वाष्पीकरण की। जिस पानी जिस तापमान पर उबलता है, यानी कि 373 केल्विन पर। समान तापमान पर पानी की तुलना में इस तापमान पर अधिक ऊर्जा होती है कणों में। वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं, यानी कि जब आप ऊष्मा देते हैं तो इस तापमान पर द्रव से गैस में जब अवस्था बदल रही है, तो उसमें तापमान स्थिर रहता है और यह ऊर्जा उपयोग होती है उसके आकर्षण बलों को, अंतराण्विक आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए। इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि तापमान में बदलाव के बिना क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा उपयोग की गई, उसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तापमान बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं
हैं कि जहाँ यहाँ पे हमने ठोस अवस्था ऊष्म में अगर हमने ऊष्मा दिया तो द्रव अवस्था बनी, द्रव अवस्था को थोड़ा और ऊष्मा दी हमने तो बना गैसीय अवस्था। फिर अगर हम गैसीय अवस्था को शीतलता दें तो वो बन जाएगी द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, शीतलता देनी होगी। अब हम क्रियाकलाप 1.13 को समझते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कपूर के ऊर्ध्वपातन का प्रक्षेपण करना और ठोस से गैस में अवस्था परिवर्तन को समझना। ऊर्ध्वपातन होता है कि जहां आपका पदार्थ सीधा ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है बिना द्रव की प्रवस्था में आए बिना, यानी कि डायरेक्ट वो ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव में नहीं आएगा। आइए समझते हैं इसको, इसकी प्रक्रिया को देखते हैं इस क्रियाकलाप की। सबसे पहले आपको कुछ कपूर ले लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, ताकि उससे क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, जिससे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी रूप से देखने में मदद मिल सकती है। कुचले हुए कपूर को आपको एक चाइना डिश में रखना है। चाइना डिश को एक उल्टी कीप कीप आपने देखी होगी, ऐसे गोल से कलर के होते हैं। आइए हम इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ कपूर ले लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में लेना है। उस छोटे छोटे टुकड़ों को, कुचले हुए कपूर को आपको एक चाइना डिश में रखना है। चाइना डिश के ऊपर आपको एक उल्टी कीप रख देनी है और कीप के डंठल पर एक रुई का प्लग लगाना है। रुई से उसको बंद कर देंगे हम, ताकि कपूर उड़े ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके हम कार्यविधि को समझते हैं। आपको क्या करना है, जो आपने एक सेटअप बनाया है उसको आपको धीरे धीरे गर्म करना है और उसके परिवर्तनों का निरीक्षण करना है कि कैसे उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब जो आपने गर्म करना स्टार्ट करा धीरे 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 धीरे, तो आप देखोगे जो छोटे छोटे कपूर है वो कैसे बदल रहे हैं। तो ये आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक कपूर रखा था चीनी मिट्टी की प्याली में। ये बर्नर है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाष्प बनने लगी है कपूर के ऊपर, इसके ऊपर। और ये आपने वाष्प उड़े ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया था, एक रुई का टुकड़ा। और यहाँ पे हमारा एक उल्टा रखा हुआ कीप से हमने इसको ढक दिया है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे ठोस बना कपूर है और उसमें ऊपर यहाँ पे क्या बन रहा है, वाष्प वाला कपूर, यानी कि जो सीधा द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में आ गए, गैसीय अवस्था में। आइए इस क्रिया को हम कलाप के अवलोकन को हम समझते हैं। कपूर, इसमें क्या हुआ है, आपने देखा कपूर बिना द्रव में प्रवस्था में गए बिना सीधा ठोस से गैस प्रवस्था में परिवर्तित होता है। रुई का प्लग कपूर के वाष्प को ठोस जमाव के रूप में इकट्ठा कर सकता है। अगर आप उसमें कॉटन लगा रहे हैं तो वापिस से वो क्या हो रहा है, वाष्प को ठोस में जमाव कर रहा है। इसका परिणाम देख लेते हैं हमने कि इस क्रियाकलाप 1.13 को करके, यानी कि कपूर के ऊर्ध्वपातन का अवलोकन करके हमने क्या परिणाम पाए कि कपूर में ऊर्ध्वपातन होता है। यह प्रदर्शित करता है कि पदार्थ सीधे गैस ठोस से गैस में अवस्था में बदल सकता है। अब हम देखते हैं दाब में परिवर्तन का प्रभाव, कि अगर हम दाब में परिवर्तन करते हैं तो कैसे पदार्थ की प्रावस्था बदल सकती है। तो क्या होता है, उसमें अंतर संगठन कणों के बीच की दूरियों का हम अंतर की वजह से पदार्थ अपनी प्रावस्था बदलते हैं। जब सिलेंडर आइए हम इसको एक क्रियाविधि से समझते हैं। जब आप एक सिलेंडर बंद गैस पर दाब लगाया जाता है तो क्या होगा, जो उसके अंदर कण होंगे वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, संपीड़न के कारण आपने जैसे जैसे टेम्परेचर वो प्रेशर दाब बढ़ाया तो वो ऐसे पास आते गए मौलिक कण। तो पास आने से उनके बीच के जो दूरियां थी कणों के बीच में, उनके आकर्षण अंतराण्विक दूरी जो थी उनकी, वो घटने लग गई। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पहले आप
जो पिस्टन थी वो इतनी ऊपर थी, ठीक है? तो इसमें यहाँ आयतन जो था इसका वो इतना था, जो कर्ण वो दूर-दूर थे। फिर आपने क्या किया, इसमें पिस्टन में हमने थोड़ा दाब लगा दिया, तो पिस्टन थोड़ी नीचे आ गई, आयतन कम हो गया। अब आयतन कम हो गया तो मॉलिक्यूल तो उतने ही थे, तो वो क्या हो गए, पास-पास आ गए। फिर आपने और पिस्टन से प्रेशर लगा दिया और नीचे आ गया और आयतन कम हो गया, तो मोल जो कण थे वो और करीब-करीब आ गए। जितने ज़्यादा कण करीब आते हैं उस वो उतने स्ट्रॉन्ग उनके बीच में अंतराण्विक बंध बनने लगता है, और जितना ज़्यादा अ, प्रबल अंतराण्विक बल होता है वो उस ठोस अवस्था में होते हैं, और जितना दूर-दूर होता है वो गैस अवस्था में होता है। और जो मध्य अंतराण्विक बल रखते हैं वो होते हैं हमारे द्रव अवस्था में होते हैं। अब हम देखते हैं दबाव या तापमान बदलने से पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। अब हम दोनों को मिलाकर देख रहे हैं कि कैसे हम दबाव और तापमान दोनों को बदलने से कैसे-कैसे पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। जैसे अगर हम दबाव को बढ़ाएं, यानी कि प्रेशर को हमने बढ़ाया और तापमान को कम कर दिया, तो से क्या होगा, गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। गैस से हम द्रव अवस्था में आ सकते हैं। यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ठोस से अगर हम द्रव में जाते हैं तो हमें क्या होता है, संलयन करना होता है, और द्रव से ठोस जमना, यानी कि जब आप पानी से बर्फ बनाते हैं तो वो ठोस द्रव से ठोस में हो रहा है, तो आप बर्फ जमाते हो तो उसको हम जमना बोलते हैं। द्रव से अगर आपको गैस में करना है तो पानी जैसे हम उबालते हैं तो द्रव से गैस में चेंज परिवर्तन होता है, तो उसको हम वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में जाता है तो संघनन। उसी प्रकार से ठोस से गैस जाता है ऊध्रुपातन, और गैस से ठोस में जाता है तो निष्पेषण। ये प्रोसेस के प्रक्रियाओं के नाम है जो एक दूसरे पदार्थ एक प्रवस्था से दूसरी प्रवस्थाओं में बदलते हैं। दाब और तापमान एक पदार्थ की अवस्था निर्धारित करते हैं। आइए समझते हैं। दाब और तापमान से हम ये बताएंगे कि वो पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। जैसे शुष्क बर्फ, आइए समझते हैं शुष्क बर्फ, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा वहां पे हम इसको कलेक्ट करके रखेंगे, संग्रहित करके रखेंगे। जब दाब कम करते हैं तो क्या होता है, द्रव अवस्था में आए बिना वो ठोस CO2 किसमें परिवर्तित हो जाती है, सीधा गैसियस में। यानी कि आपने दाब कम किया तो वो ठोस से सीधा किसमें पदार्थ प्रवस्था बदल लिया, गैसीय CO2 में। यही कारण है कि ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। ड्राई, शुष्क मतलब ड्राई बर्फ, सीधा बिना द्रव अवस्था में आए बिना वो ठोस से सीधा वाष्प गैसीय अवस्था में आ गया, इसीलिए उसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। आइए अब हम समझते हैं ऊध्रुपातन और निष्पेषण। ऊध्रुपातन अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊध्रुपातन, बिना द्रव की अवस्था में लाए बिना। और निष्पेषण होता है कि गैस को ठोस में सीधा परिवर्तन बिना द्रव में लाए बिना। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो सीधा ऊध्रुपातित होते हैं। सबसे पहला उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है बिना द्रव की अवस्था में लाए बिना। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल कपूर का। अभी हमने एक क्रियाकलाप से भी देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि कपूर को अगर हम हल्का सा गर्म करते हैं तो सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है बिना द्रव की अवस्था में आए बिना। नेफ्थलीन की गोलियां, अक्सर आप लोग इसको कपड़ों को दीमकों से बचाने के लिए और उनको तितलियों से बचाने के लिए किया जाता है। वे भी ऊध्रुपातन की प्रक्रिया से गुजरती हैं। वे समय के साथ साथ धीरे धीरे गैस में बदलकर अदृश्य हो जाते हैं।
उसके बाद एक और एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन भी अगर आप नॉर्मल उसको छोड़ दो खुला तो क्या होता है, आयोडीन सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं पाठ्यांश प्रश्न 1, जिसमें आपको बताया गया है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस पैमाने में बदलें। तो आपको दो टेम्परेचर दिए गए हैं, 300 केल्विन और 573 केल्विन। आपको 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है और 573 केल्विन को भी डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आपको पहला तापमान को सेल्सियस पैमाने में परिवर्तित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि हम कैसे करते हैं। जब भी केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं तो हमें 273 केल्विन से माइनस करते हैं। सेल्सियस में लाने के लिए केल्विन वाले तापमान में से 273 हम माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस। जब आप 300 में से 273 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 27। और वो 27 क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा हमारा टेम्परेचर तापमान। तो यहाँ पे 300 केल्विन को अगर आप सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं तो आता है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से 573 केल्विन को जब आप सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं तो 573 माइनस 273 जब आप करेंगे वो आएगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है आपको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जल की भौतिक अवस्था क्या है। आपको दो टेम्परेचर गिवन है, पहला है 250 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इन दोनों तापमान पर बताना है कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, मतलब जल ठोस होगा, द्रव होगा, गैसेस होगा, क्या होगा, आपको ये बताना है। आइए हम इसका हल देख लेते हैं। सबसे पहले हम 250 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं। जल गैसीय अवस्था भाप में होता है, क्यों कि जैसा कि हमने बताया था क्वथनांक 100 डिग्री से ऊपर होते ही जल है वो कौन सी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस तो 100 से भी ज्यादा है, तो इस तापमान पर तो जल वाष्प भाप में ही होगा। तो इस तापमान पर हम क्या कहेंगे, जल की भौतिक अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था है। दूसरा हम देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल अपने क्वथनांक पर है। यहाँ पे द्रव और गैसीय अवस्थाओं के बीच में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इस अवस्था पे आपको द्रव और गैस दोनों ही मिलेंगे जो एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं। मतलब द्रव से गैस और गैस से द्रव दोनों ही साम्यावस्था पे हैं इस तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें क्या हो रहा है, द्रव से गैस में भी परिवर्तन हो रहा है और वाष्प से उसमें द्रव में भी परिवर्तन हो रहा है। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि गैसीय अवस्था में है, ये अपने क्वथनांक पर है, मतलब वहां पे दोनों ही अवस्था साम्य अवस्था में है वो दोनों। आइए अब हम देखते हैं पाठ्य प्रश्न 3, जिसमें पूछा गया है कि किसी भी पदार्थ के लिए अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। जब हम द्रव से ठोस या ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव करते हैं, उस समय पर जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो तापमान स्थिर क्यों रहता है। आइए अब हम इसका हल देखते हैं। इसके कारण है कि जब तापमान स्थिर रहता है तो जो ऊष्मा हम यूज करते हैं वो अंतराण्विक बंधों को तोड़ने या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उस समय हम उसकी अवस्था बदल रहे हैं तो उसके अंतराण्विक कणों के बीच में बंध को तोड़ने और जोड़ बनाने के लिए यूज होता है, ना कि तापमान को बढ़ाने के लिए। इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा ऊर्जा वह पदार्थ है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त होती है, जैसे पिघलना या उबलना बिना पदार्थ के तापमान को बदले। यह अवस्था को बदल देती है ठोस से तरल, तरल से गैस, जबकि तापमान को स्थिर रखते हैं। यह ऊर्जा तापमान बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आणविक बंधन तोड़ने या बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। इसी अवस्था में पूर्ण परिवर्तन के बाद ही जब वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है ठोस से द्रव या द्रव से ठोस, उसके बाद ही तापमान में बदलना
बदलाव आना शुरू होता है। आइए अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम प्रश्न 4, जिसमें पूछा गया कि वायुमंडलीय गैसों को द्रवीकृत करने के लिए एक विधि का सुझाव दें। तो आपको एक विधि बतानी है जो वायुमंडलीय गैसों को द्रवीकृत करने के लिए हो। आइए हम इसका हल देखते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रवित करने के लिए की विधि है संपीड़न और शीतलन का उपयोग। संपीड़न और शीतलन यानी कि इस अगर हम शीतलता प्रदान करें, मतलब गैसीय अवस्था का तापमान हम कम कर दें, ठंडा कर दें उसको, तो उसके क्या हो गए अण्डाण्विक बंध क्लोज जो कणों के बीच में जो दूरी है वो कम होने लगेगी। जैसे जैसे पास आएंगे तो वो क्या अवस्था में चेंज होने लगेगा, वो होने लगेगा द्रव में। गैसों को संपीड़न करके ताकि उसका दाब भी बढ़े। जितना पास आएंगे कण उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, और जितना ज़्यादा आगे उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो कण क्या होगा पास-पास आएँगे, जितना पास आएँगे वो अपनी द्रव अवस्था में आ जाएँगे। जब आप गैस को ठंडा करते हैं तो उसका तापमान कम होता है। तापमान कम करने से गैस के अणुओं की धीमी गति हो जाती है। धीमी होने से क्या होता है पदार्थ तरल आसानी से हो जाता है। और यही रीज़न है कि ठंडी सतह पर जल वाष्प के बूंदों में संघनित होने हो जाते हैं। उच्च दबाव और कम तापमान पर गैस तरल रूप में संघनित हो जाते हैं, यानी कि उच्च दबाव और कम कम तापमान पर गैस तरल रूप से संघनित हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि आज के इस व्याख्यान में आपने अब तक क्या-क्या समझा, उसका हम एक सारांश देखते हैं कि आपने अब तक क्या-क्या समझ लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दबाव या तापमान बदलने से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि ठोसों का तापमान बढ़ाना, जैसे हमने गति से क्या होता है, ठोसों का तापमान बढ़ाने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी उसकी। दूसरा होगा ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाएगा, जिससे हम संलयन कहते हैं। बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। गैस पर दबाव डाला जाता है तो उससे क्या-क्या परिणाम होते हैं, गैसें द्रवीभूत हो जाती है, यानी कि द्रव में बदल सकती हैं। कि इसका मतलब है कि गैस के कण एक दूसरे के पास आकर द्रव बनाते हैं, जो विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोगी होती है। दूसरा परिणाम है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दबाव में संग्रहित हो सकती है, जिसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। उच्च दबाव और कम तापमान पर गैस संघनीभूत होकर द्रव बन जाती है। ऊर्ध्वपातन जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, और निष्पेषण गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है। धन्यवाद।